नमस्कार दोस्तों। इतिहास का वो कौन सा तानाशाह था जिसका नाम सुनते ही जहन में नफरत और तबाही की तस्वीरें आ जाती हैं। उसका नाम था एडॉल्फ हिटलर। पर सवाल ये है कि उसने आखिर लाखों लोगों को अपनी बातों में फंसाया कैसे था। आज हम उसके प्रोपेगेंडा के बारे में पूरी प्लेबुक जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि कैसे शब्दों और तस्वीरों के खेल से एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुमराह की जा सकती है। यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, यह आज का भी है। सोचने वाली बात है ना कि आखिर वो कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स थी जिनका इस्तेमाल करके हिटलर ने लाखों लोगों के दिमागों पर अपना कब्जा कर लिया था कि वो लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो चलिए इसी को समझने के लिए देखते हैं हिटलर के प्रोपेगेंडा के 5 सबसे बड़े हथियार। एक एक करके हम समझेंगे उसने इन रणनीतियों का इस्तेमाल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कैसे किया था। तो इसी प्लेबुक का पहला चैप्टर आता है दांव क्या था आखिर उसका। मजे की बात यह है कि ये कोई नई टेक्निक नहीं थी, या तो समझाने बुझाने का एक बहुत ही पुराना सदियों से इस्तेमाल हो रहा नुस्खा था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के पास जाना होगा। उन्होंने बताया था कि भी अपनी बात मनवाने के लिए 3 तरीके होते हैं, इथोस, लेगोस और पैथोस। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एड्स में इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करती हैं और यही 3 चीज़ें हिटलर की पूरी प्लेबुक का आधार थी। इसको ना एक टूथपेस्ट के ऐड की तरह हम लोग समझते हैं, जैसे आपसे कहा जाता है कि 90% डेंटिस्ट का सफाया करता है टूथपेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये विश्वसनीय है और अथॉरिटी से भरपूर है। और जब वो कहते हैं कि इसमें फ्लोराइड है जो कैविटी से लड़ता है, तो ये एक लोगस यानी कि तर्क जैसा हो जाता है हमारे लिए। और वो कहते हैं कि आपके अपने देश में बना हुआ है। और ये टेक्निक आती है पैथोस की, यानी कि इमोशन भावना हमारे अंदर जगाई जाती है। हिटलर ने भी यही किया था। उसने लेगोस मतलब तर्क से पूरी तरह सबको खारिज कर दिया था और अपना सारा दांव सिर्फ एथोस और पैथोस पर लगाया करता था। एक तानाशाह बहुत अच्छे से जानता है उसके पास लोगों को यकीन दिलाने के लिए कोई लॉजिकल रीजन होता ही नहीं है। इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भावनाओं से खेलना, इमोशंस को उनके हथियार की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन सिर्फ इमोशन से खेलना काफ़ी नहीं होता है। लोगों को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए उनकी सोच और समझने की शक्ति को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही था कि हिटलर की प्लेबुक का अगला चैप्टर, तर्क पर हमला करो। और यह हमला कोई अचानक नहीं किया जाता था, बल्कि बहुत ही सोच समझ कर किया जाता था। हजारों जर्मन की किताबों को सरेआम जला दिया गया था ताकि किसी की सोच डेवलप ना हो सके। वर्ल्ड से आई हुई थ्योरीज को, जिन्हें बेतुका और साइंस की सरकारी सपोर्ट दिया गया सिस्टम बना करके उनको बेकार समझा दिया जाता था। और यूनिवर्सिटीज़ को अपनी विचारधारा फैलाने का अड्डा बना लिया गया था। इस इंटेलेक्चुअल अटैक का सबसे बड़ा निशाना आखिर कौन बना? उस दौर के सबसे बड़े ब्रिलियंट माइंड में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन। सोचिए, आइंस्टीन के खिलाफ एक पूरा का पूरा अभियान चलाया गया था उन्हें पब्लिकली बदनाम करने के लिए। उनकी साइंटिफिक पेपर्स को जला दिया गया, यहाँ तक कि उनकी जान को भी खतरा हो गया था। फिर क्या था, आखिरकार उन्हें देश को छोड़कर भागना ही पड़ा था। ये एक तरह की उन सभी लोगों के लिए चेतावनी होती है जो नाजियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत कर सकते थे। मैसेज एकदम क्लियर था, अगर आइंस्टीन जैसा सजीनियस भी सुरक्षित नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता। तो अब जब लोगों को सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर ही दिया गया था, तो अगला कदम उनके डर और उनके गुस्से को एक नई दिशा देने का था। और इसके लिए एक नकली और इंटरनल दुश्मन गढ़ा गया। और एक प्रोपेगेंडा कितना बेतुका था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहूदियों पर एक ही साथ एक ही समय में कैपिटलिस्ट होने का आरोप लगाया गया और कम्युनिस्ट होने का भी। उन्हें ही वर्ल्ड वॉर 1 हारने का जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें ही देश का आंतरिक दुश्मन भी बता दिया गया था। मतलब एकदम उल्टे सीधे आरोप लगाकर। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि मतलब लोगों के पास झूठ के सिवा कुछ और सुनना या देखने का कोई जरिया था ही नहीं। और दूसरा, देश में उस वक्त भयानक गरीबी और बेरोजगारी ला दी गई थी और हताशा लोगों को किसी भी आसान से जवाब और बलि के बकरे पर यकीन करने के लिए तैयार ही होना पड़ता था। तो अब दुश्मन तैयार था, लोगों का गुस्सा उस दुश्मन की तरफ मोड़ दिया गया था। और जब ज़रूरत थी एक मसीहा की, तो प्लेबुक का अगला हिस्सा हिटलर को एक राजनेता नहीं बल्कि एक सेवियर, एक उद्धारक के रूप में पेश करता है। एक ऐसे मसीहा जो देश को बचाने के लिए पैदा हुआ था,
जैसे आपको कोई नेता आकर समझाता है या उसकी पार्टी के लोग आकर समझाते हैं कि ये ही आपकी जान बचा सकते हैं और कोई नहीं। ये वही एथॉस वाली बात है, अपने बिलीव को झूठी कहानियों के सहारे गढ़ने वाली सोची समझी एक कोशिश होती है। हिटलर ने आखिर इसके लिए क्या किया? उसने चोरी छुपे खुद ही एक बायोग्राफी लिखवाई जिसमें अपनी तुलना जीसस क्राइस्ट से कर दी और अपनी आत्मकथा माइन काफ में गरीब होने का झूठा दावा किया ताकि लोग उससे जुड़ाव महसूस कर सके, अपने जैसा मान सके। ये एक पूरी इमेज बनाने की साजिश और प्रोपेगेंडा को इतने बड़े स्केल पर फैलाने के लिए आखिर पैसा कहाँ से आ रहा था? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि उस समय के जो वोल्क्सवैगन, BMW, सीमेंस और फोर्ड, यहाँ तक कि नेस्ले और फैंटा जैसी जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां थी, नाजी पार्टी को फंड किया करती थी। हिटलर को खुद को मसीहा की तरह दिखाना था और एक शुद्ध जाति का विचार बेचना था। क्या यह पैटर्न इतिहास में कहीं और भी देखने को मिलता है? अब हम रिजल्ट के उस हिस्से पर आते हैं जहां सोर्स मटेरियल कुछ हिस्टोरिकल पैरेलल्स, कुछ ऐतिहासिक समानताओं की ओर इशारा करते हों। देखिए, सोर्स के मुताबिक नाजी विचारधारा और वीडी सावरकर की जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो हमारे इंडियन है, के बीच में कुछ समानताएं मिलती हैं। जैसे दोनों में जातीय के आधार पर एक प्योर रेस की बात की जाती है, दोनों में एक बाहरी दुश्मन की पहचान की गई। नाजियों के लिए यहूदी और सावरकर के लिए हिंदुत्व में मुसलमानों और ईसाई के ऊपर हमला बोला जाता था। और दिलचस्प बात दोनों पे एक ही है कि नेताओं ने अपनी तारीफ में चोरी छिपे बायोग्राफी लिखवाई थी। सोर्स का भी यही कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। इस तरह के इम्पोर्टेंस पर आधारित विचारधाराओं, मतलब सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स वाली जो आइडियोलॉजीज होती हैं, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में भी देखी गई हैं, जहां एक ग्रुप को दूसरे से बेहतर बताया जाता है, सत्ता हासिल करने की कोशिश होती रहती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से कैसे बचा जाए। इसका जवाब हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में मिलता है। किसी भी पार्टी और किसी भी राजनेता के अंधभक्त मत बनिए। सोचो, सवाल करो, सोचो, सवाल करो और आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो कि आज के इस दौर में जब हर तरफ भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो क्या हम सब अपनी सोचने और समझने की शक्ति को, अपने तर्क को बचा पाएंगे? यह एक सवाल है जिसका जवाब आप सभी को खुद खोजना होगा। अगर आप ये नहीं खोज पाते हैं तो आप भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ पाए होंगे कि एक डिक्टेटरशिप कैसे लाई जाती है और कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आपके सामने, आपके साथ भी ऐसा किया जा रहा है, इसका मतलब आप भी एक डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।